नमस्कार, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है, सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। इसकी समयावधि लगभग 1700 से 1900 तक निर्धारित की गई है। भक्ति काल में पारलौकिकता की प्रधानता रही। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का मिश्रण रहा, जबकि रीतिकाल के साहित्य में परलोक और मोक्ष की अधिक चिंता न करके इस काव्य में जीवन के प्रति श्रृंगारिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही। लेखन प्रयोग में काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से भाषा में आलंकारिकता प्रधान रहे। इस साहित्य को न तो शुद्ध शास्त्रीय साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है और ना ही इसे पूर्णतः लौकिक साहित्य ही कहा जा सकता है। इस काल की अपनी ही एक विशेषता है, जिसे लोक साहित्य व सिद्धांत साहित्य के बीच की स्थिति माना जा सकता है। हिंदी में कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को अलंकार काल, अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि नाम भी दिए। श्रृंगार की प्रधानता रही तो उस प्रधानता को देखते हुए श्रृंगार काल भी कहा गया, किंतु अंततः सभी आचार्यों ने 3 प्रकार की काव्य धाराओं का सृजन इस युग में प्रधान रहा, तो उनके कारण उन्हें इस युग को रीतिकाल कहा गया। आज हम रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं उनका सामान्य परिचय देंगे। प्रथम है रीतिबद्ध काव्य धारा। जैसा कि इसके नाम से ही है कि बद्ध अर्थात बंधा हुआ, एक निश्चित परिपाटी सिद्धांत काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसरण में चलने वाली काव्य धारा और कवियों का निश्चित सरणीबद्ध सृजन। रीतिबद्ध कवियों से तात्पर्य उन कवियों और आचार्यों से है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों में प्रतिपादित काव्य अंगों के आधार पर हिंदी में, जिनमें ब्रज और अवधि की प्रधानता है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ऐसे कवि आचार्यों ने काव्यांगों के लक्षण भी प्रस्तुत किए तथा स्वयं ही कवित्व शक्ति का परिचय देते हुए उन्हीं काव्य शास्त्रीय लक्षणों की कसौटी पर काव्य की रचना की। इन कवि तथा आचार्यों को शास्त्रज्ञ कवि और आचार्य कहना अधिक उपयुक्त है। इन्होंने उस समय के राजा, रईसों, अमीरों, रसिकों, सामंतों के लिए काव्यांगों का निरूपण किया। उनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य का हिंदी में एक प्रकार से अनुवादित स्वरूप काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर देना। किसी काव्य की सिद्धांत की प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए हिंदी के लक्षण ग्रंथों में विशेष गहराई और मौलिकता के स्थान पर काव्यात्मकता अधिक पाई जाती है। ये कवि एक बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते रहे। नई मौलिक उद्भावना को जन्म देना, विकसित करना इनके परिधि में नहीं आया।
का तत्कालीन युग की प्रवृत्ति के अनुरूप इन्होंने सरल, रोचक तथा श्रृंगार परक सामग्री को ही अधिक ग्रहण किया। ऐसे रीतिबद्ध आचार्य अलंकारों और नायक नायिका भेद में ही उलझे रहे। गंभीर शास्त्रीय प्रश्नों को इन्होंने नहीं छुआ। इन कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। एक और तो इन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे जिनमें इनका आचार्यत्व झलकता है, और दूसरी ओर उन्हीं लक्षणों के भार से युक्त श्रृंगार के काव्य भी निरूपित किए। कविता कामिनी में रीति का बोझ स्पष्ट गोचर होता है। इस वर्ग में भी दो प्रकार के कवि हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और लक्ष्य ग्रंथ भी, जैसे केशव, देव, मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर आदि। और दूसरे वर्ग में केवल जिन्होंने ग्रंथ का ही सृजन किया, श्रीपति आदि। दूसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। प्रथम थी रीतिबद्ध, जो बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य सृजन कर रही थी, हो रहा था उसमें काव्य सृजन। और ये है रीति सिद्ध, रीति काल के वे कवि जिन्होंने रीति काव्य की बंधी बंधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए भी लक्षण ग्रंथों का स्वयं स्वतंत्र प्रणयन की ओर आग्रह नहीं दिखाया। साथ ही साथ कविता का मुख्य उद्देश्य रस प्राप्ति समझते हुए केवल ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे काव्यांगों को समझा जा सकता है। ऐसे रीति सिद्ध कवियों को राजशेखर ने काव्य कवि की अभिधा दी है। ऐसे साहित्यकारों ने अलंकारों या नायक नायिका भेद के लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, किंतु अपने सरस और श्रृंगार परक मुक्तक काव्य में ऐसे उदाहरणों की सृष्टि की। चमत्कार, आकर्षण तो काव्य का मुख्य तत्व रहा ही, दूसरी ओर रस निष्पत्ति के पोषण भी रीति सिद्ध कवियों में मिलता है। रीति सिद्ध कवियों में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों समान महत्व रखते हैं, और चर्चित और सर्व प्रमुख कवि बिहारी हैं, जिनकी सतसई बहुत चर्चित ग्रंथ है, जिनके लिए ये कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में अति लघु लगे घाव करें गंभीर। दोहा जैसे छोटे से छंद में बिहारी ने सांकेतिक रूप से अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को, अपने मंतव्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरी है रीति मुक्त काव्य धारा। काव्य की धारा है किंतु रीति के बंधन से मुक्त। जो मुक्त है उसे ना तो लक्षण ग्रंथों के लेखन के बाद आचार्यत्व चाहिए, और ना ही लक्षणों निर्धारित आचार्यों के द्वारा बताए गए नियत लक्षणों के आधार पर काव्य सृजन का बंधन ही पसंद है। ना उन्हें बंधन पसंद है, ना कोई सिद्धि की ओर उनका आकर्षण दिखाई देता है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इसे स्वच्छंदतापूर्वक प्रेम की कसक या प्रेम की पीर जनता तक पहुंचाने के प्रयास का काव्य भी कह सकते हैं। ऐसे कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आए जिन्होंने लक्षण या लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे, ना ही उस परिपाटी का निर्वाह किया। इन सब बंधनों से दूर परे अपनी कविता में संयत और स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया है, जो लौकिक से अलौकिक की ओर सहज ही उन्मुक्त प्रस्थान करता हुआ परिलक्षित होता है। घन आनंद
बोधा, आलम,